बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान का मीडिया तो उसको दिखा नहीं पा रहा। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आलमी मीडिया इसको एक बड़ी खबर बनाकर देख रहा है, और बहुत सारे मीडिया जो यहाँ पे मौजूद था उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, इसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यह डाला गया कि आप आलमी मीडिया को एड्रेस नहीं करेंगे। ये बात शुरू में तय हो गई थी और ये तजवीज़ भी आ गई थी कि अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और इसके लिए दो लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे पार्टी के अंदर के इसमें बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, और एक दो और लोगों के भी नाम आ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। हत्ता कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए या मौक़िफ़ लेने के लिए जिस आलमी मीडिया ने रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत से, ओहदेदारों से ही बात करेंगे ना। वो चाहेंगे कि हमारी चेयरमैन से बात हो, वो चाहेंगे हमारी सेक्रेटरी जनरल से बात हो, वो चाहेंगे हमारी किसी बड़े ओहदेदार से बात हो। तो इन्होंने उन्हें घास नहीं डाली। यानी बात तो करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था कि आलमी मीडिया को या इंटरनेशनल जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे वो इंटरव्यूज़ करना चाह रहे थे, इन्होंने उनको इंटरव्यूज़ नहीं दिए। हत्ता कि डी चौक के हवाले से सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि डी चौक के हवाले से साने पे जो इंटरव्यूज़ हुए उसके अंदर सहाफ़ियों को शामिल करना पड़ा, कुछ और लोगों को शामिल करना पड़ा, कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जो थोड़ा सा हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मौक़िफ़ को पूरी तरह से नहीं कर पाई, चंद लोगों को छोड़ के। अलीमा खान साहिबा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया। कुछ मैं शानदाना गुलजार साहिबा को देख रहा था, उन्होंने भी ये काम किया, और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी ये काम किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है वो बहुत दबाव में है, और वो ये जानते हैं कि किस तरह 9 मई के बाद उनको किस तरह की सूरत का सामना करना पड़ा। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों को स्ट्रेट बुलेट भी फायर किए गए। तो एक अजीब किस्म का पाकिस्तान में वहशत का माहौल है, इसमें वो नहीं कर पा रहे। अब इसमें उनको कसूरवार तो नहीं कह सकते ना। देखें, बेशक वो उहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि शाम को वो अपने बच्चों के पास जाए, अपने घर जाए। अब जब काम ही किसी और तरह का चल पड़ा हो जिस मुल्क में, वहां पे आप क्या कर सकते हैं। इंतजार पंजूथा साहब का हाल सबने देखा, सबको पता उनके साथ क्या हुआ है और किन हालात से वो गुजरे हैं, लेकिन कोई कुछ कर सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जजेस मौजूद हैं, किसी ने कुछ नहीं किया बदकिस्मती से। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो दूर दराज इलाकों में जाके इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद से उठाए गए इंतजार पंजूथा को वो अभी तक इंसाफ देने में कामयाब नहीं हुए। अब आलमी मीडिया को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी जबरदस्त नई हिकमत अमली बनाई है। इसके तहत जो है ना, वो एक प्रोग्राम अभी वाशिंगटन डीसी में भी हुआ है। ये जो वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम हुआ है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में करने क्या जा रही है। जो वाशिंगटन में प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को मैंने देखा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। ये वाशिंगटन डीसी में प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हो चुकी हैं, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाले दिन में होने जा रही हैं। यानी यूरोप के अंदर होंगी, मुख्तलिफ ममालिक में, इसी तरह अमेरिका के अंदर मजीद होंगी, फिर ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अरेंज कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो मज़ाकर हुआ, जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सूरत हाल बनी, जो कत्लेआम हुआ, उसको पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो ये नहीं हो पा रहा, तो वो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रेस क्लब हैं बड़े बड़े मुल्कों में, वहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मुईद पीरज़ादा थे, उन्होंने बड़े हकायक बयान किए। अलीमा खान साहिबा ने इसमें बात की, मैंने उन्हें भी सुना, और इसमें सज्जाद बरकी साहब थे, वकास अहमद साहब थे, लेकिन बैरिस्टर एहतशाम साहब, इन्होंने ज़बरदस्त बात की है। बैरिस्टर एहतशाम साहब के जो फैक्ट्स थे, जो पाकिस्तानी कवानीन का उन्होंने हवाला दिया, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये सारा कुछ बयान किया। तो बैरिस्टर एहतशाम भी वहाँ पे थे, डॉक्टर मुनीर थे, डॉक्टर उस्मान थे, कर्नल अकबर थे। कर्नल अकबर ने बताया किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ और क्या कुछ हुआ। तो ये एक्चुअली बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखने का एक नया तरीका है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बाहर मुमकिन तौर पर अपने फोकल पर्सन जो है, पाकिस्तान में एक दो लोग होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर अपने फोकल पर्सन रखेंगे जो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू किया करेंगे और आलमी मीडिया को एड्रेस किया करेंगे। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनानी है या इसके बारे में पूछना है तो ये लोग बताया करेंगे। तो इस तरह पार्टी का जो मौक़िफ़ है हकायक के साथ, वो दुनिया के सामने आएगा। अब एक और प्रोग्राम होने जा रहा है जी, 13 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो है वो मुजाहरा करने जा रहे हैं, और उनका दावा है कि हम वहाँ पे इस्लामाबाद में होने वाली ब्रूटैलिटी के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। 15 तारीख को इमरान खान साहब की कॉल पर पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकलकर इस्लामाबाद में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अच्छा, जो मुतालबात किए गए वाशिंगटन डीसी वाले प्रोग्राम में अमेरिका से, इन मुतालबात में मैं आपको बता देता हूं कि चंद चीज़ें शामिल हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या जिन्होंने इस्लामाबाद में ये सानिया किया है, उस हवाले से कुछ तो मुतालबात हुकूमत से हैं। उन्होंने कहा जी, एक तो हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि जो लोग लापता है या गायब है वो जिंदा है, पहले उनकी ज़िंदगी का हमें सबूत दिया जाए, वरना हम उन्हें कैसे जिंदा तस्वुर करेंगे। दूसरा, उन्होंने इंसाफ मांगा है। तीसरा, उन्होंने पाबंदियों का तकाजा किया। इसको एक कहते हैं मैग्निस्की लॉ, और ये जनाब 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए, उन पे 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। नंबर 1, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगाता है।
यही कानून जो है वीज़ा की पाबंदियां उनके ऊपर लगा देता है, और यही कानून जो है वो मगरबी ममालिक में उनके असासे भी मुंजमद करवा देता है। तो ये एक इस कानून के तहत वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्रेस क्लब के अंदर ये डिमांड की है अमेरिका से। और दूसरा इन्होंने एक लेही लॉ है, और इसको भी कहते हैं जी इंप्लीमेंट किया जाए। ये मिलिट्री के हवाले से होता है कि अगर वहाँ पे कोई वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उनके साथ जो सपोर्ट होती है उस सपोर्ट को वापस लिया जाए। तो अमेरिका के ऊपर इन दो चीज़ों का मुतालबा अमेरिका से भी इन लोगों ने किया है। अब जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी कोशिश है कि आलमी सतह के ऊपर किसी तरह भी ये मामला ना जाए। पाकिस्तान में तो उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। देखें, पाकिस्तान के करोड़ों लोग समझते हैं कि वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हुई है। हर आदमी जानता है, जिसके आगे आप माइक करेंगे, जिससे आप पूछेंगे, वो बताएगा पूरी कहानी, वहाँ पे जुल्म हुआ जी, गोली चल गई, लोग मारे गए, और रियासत को इल्ज़ाम देगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चंद लोग इकट्ठे किए हुए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये कहें नहीं जी नहीं कुछ नहीं हुआ। पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, फिर ये कह रहे थे कि एक भी लाश दिखा दें, एक भी बंदा ना जख्मी हुआ ना किसी का वहां इंतकाल हुआ, और अब ये कह रहे हैं जी गोली चली है, ये मानना शुरू हो गए, लेकिन जनाब आप लाशें दिखाएं। और अब नया बयानिया आया है जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाया और कानून का दरवाजा ना खटखटाया, अपनी एफआईआर ना करवाई, सीसीटीवी फुटेज ना मांगी, अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू ना किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा ना खटखटाया, और आलमी मीडिया के सामने अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, तो ये कत्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। जैसे जिले शाह का कत्ल इमरान खान पे डाल दिया गया था, जैसे और बहुत सारे इवेंट जो हुए वो इमरान खान पे उल्टे डाल दिए गए, पर्चे इमरान खान पे हो रहे हैं, जुल्म भी इमरान खान से हो रहा है। तो इसी तरह अब जो एक नई खबर आई है वो ये आई है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ लोग आए हुए थे, उन्होंने गोलियां चला के बंदे मार दिए। पहले कह रहे थे गोली नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, फिर कह रहे थे बंदा कोई भी नहीं मरा, अब कह रहे जी गोली भी चली है, बंदे भी मरे, गोली इन्होंने चलाई है। तो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मानना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में हुकूमत लोगों का मूड भी देख रही है, आलमी सतह पर इसका रिएक्शन भी देख रही है, लेकिन रिएक्शन इसका बड़ा सख्त है, और ओवरसीज पाकिस्तानी इस मामले को कूल डाउन होने नहीं दे रहे, इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। वो अभी तक उसी तरह इस मामले को उठाकर खड़े हैं जैसे ये पहले दिन था। फैज़ हमीद वाले मामले के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लोग दावे कर रहे हैं। फैसल बाटा ने दावा किया कि जनाब फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है तो इमरान खान का भी ट्रायल होगा। तो क्या वाकई इमरान खान का ट्रायल हो सकता है फैज़ हमीद का ट्रायल होने पर? अहम सवाल है ना। अगर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा ना, तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन वजीर आजम होगा जिसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा, इमरान खान को। इससे पहले किसी वजीर आजम को ऐसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं किया गया। फैसल बाटा कह रहे जी दुआ करें कि इमरान खान साहब को उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। तो मेरे ख्याल में ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है कि 26 नवंबर से सबकी तवज्जो हट जाए, फोकस सबका 26 नवंबर पर रहना चाहिए कि गोली क्यों चलाई, और होना भी ये चाहिए भी जब गोली चल गई अपने लोगों के ऊपर तो सवाल तो सबको पूछना चाहिए कि गोली क्यों चलाई, ये जुल्म क्यों किया अपने शहरियों के साथ। लोग तो पूरा मनते, उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा, रास्ते में कितने बैंक हैं, कितनी एटीएम मशीनें हैं, वो बेचारे गरीब लोग थे, उन्हें भी भूख लगती है, पैसे देखकर उनका भी दिल ललचाता होगा, कीमती चीजें चारों तरफ उन्हें नजर आ रही थी, उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा, और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी जिनमें वो बैठ के आए थे, उन गाड़ियों को भी तोड़ा, उन्हें गोलियां भी मारी, 100 से ज्यादा गोलियां लग के जख्मी हो गए। 12 लाशें अभी तक दफनाई जा चुकी हैं जिनकी कंफर्मेशन आ गई है, बहुत सारे अभी तक लापता हैं। तो उन लोगों के साथ जुल्म किया गया जो इंतहाई पुरअमन थे। अब तवज्जो हटाने के लिए जो है वो अब फैज़ हमीद वाला मामला उठाया जा रहा है। इससे पहले भी जो जनरल थे मिलिट्री के, उनकी सजाएं होती रही हैं, माफ भी होती रही हैं और होती भी रही हैं। ये एक और हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए सजा। इदारे का एक इंटरनल सिस्टम है, उसको एक्टिवेट होना चाहिए और ज्यादा तेज एक्टिवेट होना चाहिए, और खास तौर पर सजाएं उन्हें मिलनी चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं और मुल्की सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालने की तैयारी कर दी है, और दूसरी जानिब जो है वो तवज्जो हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है। देखें, ये बहुत बड़ी खबर बनेगी। बरतानिया का वजीर खारजा लिखकर अपने लोगों को यकीन दिला रहा है कि जी ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही, हमने इस पर नजर रखी हुई है। अमेरिका जो है वहां से रोला पड़ जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा से रोला पड़ जाएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से रिएक्शन आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे अब किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक तवज्जो भटकाने की एक कोशिश है, और हो सकता है इसको करने की भी कोशिश की जाए ताकि तवज्जो मजीद भटकी रहे, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा इस निजाम को। उल्टा इमरान खान साहब ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। इस सिस्टम ने आज तक जो भी किया ना, उसका फायदा पिछले 2.5 साल में इमरान खान को ही हुआ है, और पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ है। वो अब पॉपुलैरिटी का पहाड़ बनकर खड़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इनकी हालत मैं आपको थोड़ी सी बताया तो, मौलाना फजलुर रहमान साहब को राणा सनाउल्लाह साहब मिलने गए थे, और राणा सनाउल्लाह साहब को फजलुर रहमान साहब ने कहा, आपको याद होगा, तस्वीरें आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले, जब ये खबरें आ रही थी कि फजलुर रहमान साहब और बिलावल को मिला के और फैसल बाटा गेम कर रहे हैं और नून लीग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो ये गए जाकर ये मिले थे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को अब रिहा करें आप और इलेक्शन की तैयारी करें, इंतखाबात के बारे में सोचें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट हुआ है कि
انہوں نے کہا عمران خان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اگر الیکشن ہوگا تو آپ بتائیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں تلوار دے دیں کہ وہ ہمیں ذبح کر دے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سوچ ہے. اس میں وہ 5 چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے 2 جملوں میں. ایک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں اور وہ 2/3 اکثریت آرام سے لے لے گا, یہ اعتراف ہے. نمبر 2 وہ اعتراف کر رہے ہیں جو مینڈیٹ ان کے پاس ہے وہ چوری کا مینڈیٹ ہے, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت ایک دن پہلے تو نہیں آئی نا, یہ تو ان کی مقبولیت تو 2 سال سے چل رہی ہے اور اس سال میں تو بہت ہی عروج کے اوپر ہے. جب سے وہ گرفتار ہوئے تب سے تو بہت اوپر ہے. لہذا یہ 2 اعتراف انہوں نے کر دیے کہ مقبولیت عمران خان کا بہت زیادہ ہے اور مینڈیٹ چوری ہم نے کی ہوئی ہے. تیسرا اعتراف انہوں نے کیا کہ عوام میں جانے کا خوف ہے, اس وقت پی ایم ایل این کو, باقی جماعتوں کو عوام میں جانے کا خوف ہے. نمبر 4 انہوں نے عمران خان کو نہ چھوڑنے کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم اس لیے اس کو نہیں چھوڑ رہے کہ وہ ایک تلوار ہے, ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. اور نمبر 5 انہوں نے یہ بھی اعتراف کر دیا کہ ابھی تک یہ سسٹم عمران خان صاحب کو منانے میں یا ان کو توڑنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے. اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کامیابی اس سسٹم کو اب تک نہیں ملی ہے. تو یہ چیز آپ کلیئر کر دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ کم سے کم یہ چیزیں کلیئر کر رہا ہے جو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو دیا کہ جناب عمران خان کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں ہوئی. میاں صاحب جو ہے نا, دیکھیں فرق بہت ہے. میاں صاحب کو پھر آپ سوچیں گے کہ میاں صاحب کو کیوں چھوڑ دیتے تھے. میاں صاحب کو چھوڑنے کا ریزن یہ ہوتا تھا کہ میاں صاحب کی مقبولیت کم ہوتی تھی. جب کسی کی مقبولیت کم ہو تو اس کو چھوڑ دے, جا کے ٹکرے مارتا رہے, جو مرضی کرے. تو میاں صاحب کے پلیٹلس کم ہو گئے, میاں صاحب نکل لیے. مقبولیت پہلے ہی نیچے تھی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. میاں صاحب نے جتنی مرضی آوازیں لگائیں, لوگوں نے سنی نہیں آواز. ابھی پھر الیکشن ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں یاسمین راشد سے, مقبولیت تو ان کے پاس تھی نہیں. اب عمران خان صاحب کو غیر مقبول کیسے کیا جائے, اس کے لیے جتنی کوششیں کی گئیں وہ ساری ناکام ہو گئی. یعنی عمران خان کا عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا, ناکام ہو گیا. سائفر والا کیس بنایا, ناکام ہو گیا. توشہ خانہ والا کیس بنایا, ناکام ہو گیا. 9 مئی والے کیسز میں ان کو ڈالا گیا, ناکام ہو گیا. اب اگر ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا رسک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے, کیونکہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ پچھلا 70-75 سال کا کوئی اچھا نہیں ہے. یہاں اس ملک میں 4 مرتبہ مارشل لا لگے ہیں, اور جب مارشل لا نہیں بھی تھے تب بھی ہمارے ملک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر یا حکومت کے اندر بڑا اہم رول رہا ہے, اور وہ کردار ادا کرتے ہیں جس کو دنیا میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جس کو چلایا جاتا ہے, باہر سے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ کٹ پتلی ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, ہر حکومت کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت پہ بھی یہی الزام لگایا جا رہا تھا, اور جو بات نہیں مانتا اس کو پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے باہر کر دیتی ہے. اب ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے بہت پرانا, وہ کیا اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا یہ رسک لینا, اور اس کے لیے یعنی بہت بڑا کیپٹل چاہیے جو ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر پولیٹیکل کیپٹل ایک چیز ہوتی ہے نا, تو پولیٹیکل پارٹی کے پاس تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن اداروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لیں جس سے ان کی مقبولیت کو جھٹکا لگے یا پبلک کے اندر کوئی ایکشن پیدا ہو. ابھی تک تو چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا. اور اگر لیا گیا تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا عالمی سطح پہ, اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے, پاکستانیوں کی جانب سے, سوشل میڈیا کے اوپر, پاکستان پہ آن گراؤنڈ اور انٹرنیشنلی, وہ بہت بڑا اور ہیوی قسم کا ہوگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. لیکن انسانی حقوق کے عالمی دن پہ ایک بیان حلفی بھی سامنے آیا, اور وہ بیان حلفی ایک بڑے اچھے شاعر ہیں, ان کا ہے افکار علوی صاحب. افکار علوی صاحب کو پتہ نا, جنہوں نے یہ آپنا کو آپ تنا مار فوجیا, یہ بھی ان کی ایک غزل ہے. ایک مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی, یہ بھی ان کا شعر ہے. تو افکار علوی صاحب کا جو آیا بیان حلفی, انہوں نے لکھا, اور انہوں نے کیوں لکھا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ایسی شاعری نہیں کروں گا جس سے قومی ادارے کی تضحیک ہو, ایسی شاعری کروں گا جس سے ملک میں امن ہو. افکار علوی کا انتشاری شاعری سے توبہ کرنے کا مبینہ حلف نامہ سامنے آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی میں اپنے شعروں کو ڈسون کرتا ہوں, اور وہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نہیں ہیں, اور میں آئندہ کبھی ایسی شاعری نہیں کروں گا جس سے ادارے